नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जैसा कि आप थंबनेल में देखते हो, क्या थंबनेल क्या कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए उनसे लेकर मैं थंबनेल बनाता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक की थंबनेल हम नहीं बना सकते। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हाँ, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं इसमें क्या है, 7-8 से ज़्यादा करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती है बनाने को, तो हम क्या है, एक एक न्यूज़ पे 15-15 मिनट का हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वैसा ना करके जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ें आपको एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा। ये नहीं है कि मैंने एक जो कोई भी बात, कोई भी एक जो न्यूज़ है उसको लेके 15 मिनट का वीडियो बना दिया, फिर दूसरी न्यूज़ को लेके 15 मिनट की बना दिया, तो एक दिन में 10 वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आपका कितना हो गया, 150 मिनट। अगर 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊँ, दोस्तों 150 मिनट आपकी ऐसी कंज्यूम हो जाएगी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं यहीं एक ही लेक्चर में बता दूंगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आपको पता ही है, लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। पेन टुडे, प्राइड टुमारो। सबको ही पता है कि समय होता है वो 3 भागों में बटा है: भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्य काल। तो इन चीजों में हमें अपनी जिंदगी में किस तरह इंप्लीमेंट करना है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ काम हो जाता है, अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है, वो क्या है, जो हो गया वो क्या भूतकाल में चला जाता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अगर बुरा हो जाता है तो उसको लेके ज़िंदगी भर एक रोना रोते हैं कि मेरे साथ पीछे ऐसे हुआ। कभी ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आपसे कुछ गलत भी हो गया हो, अच्छा भी हो, तो गलत भी हो गया हो तो हमेशा अपने भूतकाल से आप सीखिए। भूतकाल होता है हिस्ट्री, और भूतकाल क्या होता है कि आप उससे सीखो और उसको अच्छी तरह आगे इंप्लीमेंट करो। हमें अनुभव के लिए होता है, उसके लिए कभी ज़िंदगी में रोना नहीं रोना है। ठीक है। और अगर आप उसको आप प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा। भविष्य में भी ज्यादा नहीं बैठा रहना है कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। आप चाहे ख्वाबों के पुल कितने ही बना लो, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो ख्वाबों के पुल बिहार के पुलों की तरह ढह जाते हैं। क्या वो बिहार में क्या है, हर दूसरे दिन में क्या है, पुल आजकल ढह रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखना, फ्यूचर में ख्वाब हमेशा देखो, लेकिन ख्वाबों में ये नहीं ख्वाब देखते चलाओ और आज वर्तमान में केवल सोए सोए ख्वाब देखो। अगर आप वर्तमान में मेहनत नहीं करोगे तो फ्यूचर के ख्वाब गिरना तो दूर की बात बनेंगे ही नहीं। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, गिरना तो दूर की बात बनेंगे ही नहीं। गिरने वालों में तो फिर भी चली जाएगी, आपसे गलती होगी, आपने ट्राई किया है तो आप फिर से, अगर आपने जो बनाया है तो उस पर ट्राई कर सकते हो, आप अपनी दोबारा मेहनत कर सकते हो। तो याद रखो दोस्तों, अगर फ्यूचर आपको सिक्योर करना है तो आपको वर्तमान में परेशानी करनी होगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी होगी। और आज अगर आपने दर्द पाया है तो उसका आपको फ्यूचर में फल जरूर मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। आज जो कर्म किया उसका फल फ्यूचर में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई लक्ष्य है तो आज ही मेहनत करने लग जाओ, आपको जरूर उसका फल फ्यूचर में मिलेगा। तो यही है प्राइड टुमारो। ठीक है। तो देखते हैं आज की एक न्यूज। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। तो आज है 17 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे। आपको पता ही है जिंदगी में जस्टिस का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज हमें मानव जाति में क्या है, बहुत सारे क्राइम क्राइम हो रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो जस्टिस को पा नहीं पाते हैं। क्या है, आज की जो पॉलिटिकल जो हो गया ना, जो पॉलिटिकल एक सोसाइटी होगी, उसमें भी कुछ जगह ऐसी जगह अभी भी बची हुई है जहाँ पे लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाती है। तो हमें उसको प्रमोट करना है तथा लोगों को जो जस्टिस दिलाने का हमें कार्य करना होता है। तो ये किस लिए है, एनिवर्सरी अडॉप्ट की गई थी रोम स्टेट्यूट 1998 में। जो रोम का स्टेट्यूट है ना, उसको अडॉप्ट किया गया था 1998 में। तो उसी की एनिवर्सरी के दिन आज क्या है, ये मनाया जाता है। और इसी की ट्रिटी के चलते क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया था। ठीक है। तो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है। और ये 1998 में नहीं हुआ था। ठीक है। 1 जून जो है ना, 2010 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कंपाला, युगांडा। युगांडा क्या है, अफ्रीकन एक कंट्री है। वहां पे तो आप जाके मैप में देख लेना, जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो होगी, केन्या होगी, तंजानिया होगी, उनसे घिरी हुई एक छोटी सी कंट्री है युगांडा। तो वहां पे कंपाला में मीटिंग हुई थी। वहां पे इसको डिसाइड किया गया था कि हम 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाते हैं। इससे क्या है, लोगों को पता चला जाएगा तथा यूनाइट किया जाएगा, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को यूनाइट किया जाएगा और जस्टिस के लिए, तथा उनको जो विक्टिम्स हैं, जिनको जस्टिस नहीं मिली, उनके राइट्स को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है।
तो इंटरनेशनल ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि सभी सारी बहुत सारी गवर्नमेंट ने मिलकर ये बनाया है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेग नीदरलैंड आप याद कर लेना, क्योंकि जो यूएन के जो और हैं उनके अलग अलग जगह हेडक्वार्टर है, तो इसका आप हेडक्वार्टर याद कर लेना, हेग नीदरलैंड। अब जुरिडिक्शन क्या है? टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या? बहुत सारे लोगों को मार देना, क्राइम हो गया अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम हो गया, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गए। तो क्या है, हर देश में क्या है, कोर्ट होते हैं, लेकिन जगह अगर आपकी वहां पे अगर डिक्टेटरशिप आ गई, अगर कोर्ट को माना ही नहीं और वहां पे लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, तो क्या उन लोगों की क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है? ह्यूमन राइट्स है ना, तो उनको भी कहीं बचाया जा सकता है, तो उसको जुडिक्शन किया जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। हालांकि बहुत सारे देश अभी इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारे देश निकल रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन निकल गया, और अमेरिका भी इसको नहीं मान रहा, कह रहा है कि ये आर्बिट्री रूप बनाता है। और हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इंडिया भी इसका सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है। हमें सभी देशों को मिलके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानना चाहिए, तथा जस्टिस को सभी एक जस्टिस को पैरामाउंट करना चाहिए कि जस्टिस, आपको मैं बता दूं कि जो यूपीएससी के चलते हुए जस्टिस, आप जस्टिस को एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के और आईएएस के लिए जस्टिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो हेडक्वार्टर है इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो कहाँ पे है? ठीक है, अभी थोड़ा इस क्रिमिनल कोर्ट के बारे में और देख लेते हैं। जैसे ये क्रिमिनल कोर्ट का पूरे ऑल ओवर इंडिया का जुडिक्शन है, मतलब जो ग्रीन में है वो स्टेट पार्टी, मतलब वो उसकी सिग्नेटरीज है। फिर क्या हो गया, जो येलो में जो साइन किया है, जिन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया अपने पार्लियामेंट के चलते। और जो ये पर्पल कलर का स्टेट पार्टी है सब्सिक्वेंटली विड्रॉ इट्स मेंबरशिप, उन्होंने बाद में इसकी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली। और क्या हुआ, जो अमेरिका टाइप का, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन्होंने साइन किया लेकिन उन्होंने अपने साइन वापस ले लिए बाद में। और नॉन स्टेट पार्टी हो गई, नॉन सिग्नेटरी, जैसे इंडिया हो गया, ये इथोपिया हो गया, जो ईरान हो गया, चाइना हो गया, एंड जो एशियन कंट्रीज है ना, इन्होंने साइन ही नहीं किए। तो फिर भी जैसे हम इंडिया की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक देश है, और यहाँ पे जुडिशरी बहुत ही अपना रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आप देखोगे चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है, और वहाँ पे जो आपको ह्यूमन राइट्स ज़्यादा हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। तो हमें जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इसके इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आज जुडिक्शन कितना है, वो कहाँ तक सही है, आगे तक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज है, जाइडस कैडिला बिगेंस ह्यूमन ट्रायल इट्स वैक्सीन जाइकोवी। जो जाइडस कैडिला कैडिला है, उसने जो अपना ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया, अपनी जो वैक्सीन है जाइकोवी बनाई है उसमें। तो आपको पता है एक पहले भी न्यूज आई थी कि एक जो ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, होने की बात हो चुकी है। तो ये सेकंड पोटेंशियल वैक्सीन है, कैंडिडेट है, जो भारत बायोटेक के बाद आया है। भारत बायोटेक ने क्या है, कोवैक्सीन के ऊपर ह्यूमन ट्रायल शुरू किए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल बाय सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख लेना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है कि आप ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दीजिए। और ये एक तरह का माइलस्टोन है भारत, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर में। क्या है, जाइडस क्या इंडिजिनियस वैक्सीन है, जो इसने क्या इंडिया में डेवलप किया गया है। तो देखो आपने, भारत बायोटेक में इंडियन डेवलप्ड है। तो आज ने हमने मेडिकल जो अपने जो मेडिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेडिकल जो फील्ड है, उसमें हमने इतना ज़्यादा एनहांसमेंट कर लिया है कि हम जैसे जो पूरे इतना बड़ा वायरस हो गया, पूरे जो देश को, पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले रखा है। तो क्या है, हम आज उस फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या है, इनोवेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वैक्सीन बना रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को, पूरी ह्यूमनिटी को बचा सकते हैं। तो ये कि बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन हो गया, ओनली आत्मनिर्भर भारत के लिए नहीं, एक पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया कि अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है, तो बहुत से देशों से को हम, बहुत से देशों जो गरीब देश भी हो गए, क्योंकि अगर अमेरिका ने भी कहीं से, दूसरे देश ने भी अगर खोज ली दवाई, तो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो कि हम अगर 2-3 देश मिलकर भी खोज लेते हैं, तो उसको पूरे वर्ल्ड में बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ताकि हम इस जो वायरस है, इसके जो जो संक्रमण है, इससे बाहर निकल सके। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया विच स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल। पहले ऐसी कौन सी जो वैक्सीन है जो उसने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिए। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वैक्सीन के जो ट्रायल शुरू करने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
यू डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ ने वार्न किया है अभी अलार्मिंग डिक्लाइन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिसीविंग द लाइफ वैक्सीन। तो ये होता है कि दोस्तों कि किस हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस चीज़ को क्या इम्प्लीमेंट करता है। जैसे ही कोरोना वायरस जो जो कोविड-19 जैसी बीमारी फैली, उसके बाद क्या है, देशों ने धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरी साइड कहाँ जा सकता है। ये आप जैसे पब्लिक सर्विसेज हो गया ना, जो पब्लिक सर्वेंट हो गया, उनको बहुत ज़्यादा सोचना है कि अगर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट होती है तो उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट होने के बाद एडवर्स इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, ये हमेशा याद रखना आपको। बहुत बड़े जो ब्रॉडर एरिया में सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन डिलीवरी एंड इम्यूनाइजेशन सर्विस कोज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है कि जो टीकाकरण है, जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो कुछ गांवों में हो गया जो टीकाकरण का एक जो कार्यक्रम था वो रुक गया पूरा का पूरा। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों को क्या जो लाइफ सेविंग वैक्सीन है वो नहीं पहुंच पाई। जैसे पहले हम ओलियो, मान लो कि हम ओलियो, ओराल पोलियो पोलियो पिलाते थे, अब वो जो जैसे ही कोविड-19 की बीमारी फैली तो वो सारा एकदम बंद हो गया। और भी टीकाकरण है, टीकाकरण को लोग भूल चुके हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और लाइफ सेविंग है, ये बच्चों की लाइफ जा सकती है अगर वो टीके टाइम पे नहीं पहुंचे। तो आगे जाके ये फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट करेगा। तो ये आपको सोच के जाना पड़ेगा। आप अगर एक किसी फील्ड में हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर लॉकडाउन हुआ है तो हमें इस चीज को किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है कि जो बेसिक नीड है और लाइफ सेविंग कुछ भी हो गया वो आप जनता तक कैसे पहुंचाओ। अगर आप इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आप इस जो आपका ये व्यू है, अगर किसी आंसर राइटिंग में आप अच्छे तरह से अगर इसको इनकलकेट करते हो तो एक जो एग्जामिनर होता है ना उसके दिमाग पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा कि लॉकडाउन के चलते उसने बंदे ने ये सोचा है। ठीक है, तो आप हमेशा से तो ब्रॉड व्यू में सोचिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ सकता है ना, यूनिसेफ के बारे में आ सकता है। तो आप इनको जाके जरूर देखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ को। नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं, ग्रांट इन इट रुपीज 15,187 15,187.5 करोड़। ठीक है, 15,187.50 करोड़ अभी ग्रांट इन इट दी गई है किसको, 2.63 दो करोड़ नहीं, 2,63,000 करोड़, सॉरी 2,63,000 यार, रूरल लोकल बॉडीज को। जो 15,187.50 करोड़ दिए गए हैं, 2,63,000 जो रूरल लोकल बॉडीज हैं उनको। तो आप याद कर लेना, एक तो रूरल लोकल बॉडीज को मैंने ग्रीन किया है, बोल्ड किया है, तथा एज ए टाइड ग्रांट, ठीक है, टाइड ग्रांट दिया गया है किसके, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ये घोषणा की है। तो ये रिकमेंडेशन किस किस के था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनके रिकमेंडेशन पे ये दिया गया है। ठीक है, तो अभी इससे क्या होगा, रूरल लोकल बॉडीज क्या क्या करेंगे कि जो वेरियस डेवलपमेंट वर्क है उनको अभी ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का काम हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया, और मेंटेन ऑफ ओडीएफ क्या है, ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस, उसको भी मेंटेन करेंगी। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ये वो टाइम है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था कि ऐसे जो रूरल लोकल बॉडीज है ना उनको ये पैसा ग्रांट किया जाए, क्योंकि एक आपको पता है कोविड-19 के चलते सब कुछ बंद था। और ऊपर से जो मिग्रेंट वर्कर हैं वो भी गाँव में पहुंच गए। अब मानसून आ गया लेकिन कितने लोग खेती पे निर्भर करेंगे। तो इसके लिए क्या है, वहां पे ये जो जनरेट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो आपको जैसे पता है कि जल मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा काम किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो हर घर में पानी पहुंचाने के लिए टेप का जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इससे जो मिग्रेंट लेबर आ रहे हैं उनसे क्या है, जल्दी से ज्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ताकि जो मिग्रेंट लेबर वो घर आ रहे हैं उनको खाने के लिए मिल सके, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो जब ये अलग से जो एडिशनल जो ईड प्राप्त हुई है रूरल लोकल बॉडीज को, ये काम जनरेट करेंगे तो दो काम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा तथा जो रूरल लोकल बॉडीज का क्या है वहां पे डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बूस्ट इफेक्टिवनेस इन डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज मैंने आपको बताएगी वो क्या इफेक्टिव कर देगा उनको कि जल्दी से जल्दी वो डिलीवरी हो जाएगी। एंड प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू मिग्रेंट वर्कर्स, जो मैंने बता दिया कि जो मिग्रेंट वर्कर आया उनको एक अच्छी तरह एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ये ग्रांट इन एड है उसके बारे में। तो क्या 15 फाइनेंस कमीशन था, उसने रिकमेंड किया था 60,750 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर फोर नहीं है, फोर फाइनेंशियल ईयर 2020, जो 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना रुपया कहा था कि आप जो ग्रांट इन एड कीजिए, मतलब जो रूरल लोकल बॉडीज है आप उनको इतना रुपया दीजिए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एक एवर लोकेशन था
कि इतना एलोकेशन पहले कभी नहीं हुआ। तो ये तो आपको पता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जब हम आगे जाते हैं ना, तो ये ग्रांटेड बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा कि वापस कम कर दिया है। बहुत रेयर केस में होता है जब इकोनॉमी कम एकदम सस्ते में डूब जाती है, बहुत गड्ढे में डूबने लग जाती है ना, तब कम होता है, वरना जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये हमेशा ग्रांटेड दूसरे जो स्टेट्स हो गए, पंचायत हो गई, इनको बढ़ता जाता है, एक याद रखना। तो जो ग्रांट क्या है, कितने टाइप का होता है, एक बेसिक होता है, एक टाइड होता है। तो मैंने लिखा था कि आप टाइड पे, मैंने देखा ना टाइड को मैंने लाल किया है, तो टाइड लिखा है, इसमें क्या है। तो पहले देख लेते हैं बेसिक क्या होता है। लोकेशन स्पेसिफिक फील्ड्स नीड्स, अगर आपको लगता है कोई भी काम हमें करवाना है, वो होता है बेसिक का। लेकिन उसमें क्या है कि सैलरी नहीं होनी चाहिए, किसी को सैलरी नहीं देनी है, और एस्टैब्लिशमेंट जो क्या है, जो वहाँ का एस्टेब्लिश है उस पर एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए कि हाँ पंचायत के लिए इतना हमने काम कर दिया, पंचायत में ये चाय पकौड़े बनवा दिए, ये नहीं होना चाहिए। बेसिक नीड होती है, कोई भी अगर नीड अराइज होती है वहाँ की होगी, मान लो चलो सड़क बनवानी है, अभी अर्जेंट हो गई, यहाँ पे अगर बहुत रास्ता खराब है, यहाँ पे सड़क बनानी है, तो वो हो जाती है बेसिक जो लोकेशन हो गया, जो अराइज हुई है सिचुएशन उसके लिए। और टाइड क्या होती है, जो बेसिक सर्विसेज, जो हमने ऊपर बेसिक सर्विसेज की, सैनिटेशन हो गया, वाटर हो गया, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ओडीएफ हो गया, ये होती है बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक सर्विसेज, उनके लिए टाइड ग्रांट दी जाती है, ठीक है। तो याद रख लेना। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा ना, ये पूछा जा सकता है। एक तो क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पंचायती राज होते हैं ना, उसके रिलेटेड है, तो उससे आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 14 हो गया, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंडो देम नेसेसरी पावर। एक तो ऑर्गेनाइज किया पंचायत, विलेज पंचायत, और उनको नेसेसरी पावर्स, तो अब नेसेसरी पावर उनको किस हिसाब से दे सकते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके उसकी नेसेसरी पावर है। क्योंकि आप जब भी देखोगे सबसे ज्यादा पावर आज पैसे में है, तो अगर आप पैसा दो तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वहां का डेवलपमेंट होगा, तो वही पावर है। और कैसे वजह से सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो जाएंगे 2005 और 2009 कि जो होता है लोकल बॉडीज, वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में पूछा जा सकता है, उनको ग्रांट कहाँ कहाँ से, यूनियन से हो सकता है, स्टेट से होता है, और लोन और ग्रांट हो जाएंगे। सॉरी। तो एक बार जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप एक बार फिर पढ़ लेना, बहुत बड़ा ये वास्ट एक सिलेबस है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, नो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर वोटर अबव 65 इन बिहार इलेक्शन, डिसीजन टेकन ड्यू टू लॉजिस्टिक। कि अभी क्या बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, तो क्या वृद्ध जो उम्र में बड़े लोग हैं ना, उनके लिए क्या है कि पोस्टल बैलेट की पेपर की सुविधा चालू की गई थी। लेकिन अभी क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि जो 65 साल से ऊपर है ना, उनके लिए अभी ये पोस्टल बैलेट की सुविधा अभी नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक चैलेंज हो जाए उनके लिए। जबकि पोस्टल बैलेट है 80 साल से ऊपर, उन्होंने क्या है कि किया है कि 80 साल से जो ऊपर है उनके लिए पोस्टल जो सुविधा है वो चालू रहेगी। जो पर्सन है डिसेबिलिटी के साथ, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट सुविधा रहेगी। एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हो गए, उनके लिए रहेगी। और जो कोविड-19 बीमारी से इन्फेक्टेड है, उनके लिए ये जो पोस्टल बैलेट है ये सुविधा रहेगी। लेकिन मैंने आपको देखना इसमें क्या है, नोटिफिकेशन इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 60C ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1955। तो आप याद रख लेना, नोटिफिकेशन वाली लाइन को ध्यान से रखना एक बार, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है जो सेक्शन 60C ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है ये कोरोना की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो अभी क्या है, हमें वहां पे कम से कम लोगों को गैदर करना है। तो इसके लिए क्या किया है कि जो इलेक्टर्स होते हैं, एक पोलिंग स्टेशन है उस पर 1000 से ज्यादा इलेक्टर्स नहीं आएंगे, ताकि उसको हम मेंटेन कर सकें। 1000 को हम एक दिन में मेंटेन कर सकते हैं, 1000 बंदों को तो जो पोल एक दिन में करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, 34,000 एडिशनल पोल बनाए गए हैं। तो 34,000 अगर एडिशनल पोल बनाए गए, इसीलिए उन्होंने क्या लॉजिस्टिक चैलेंज के करते हुए कि जो 65 साल से ऊपर है और 80 साल के बीच है, उनको अलग पोस्टल सुविधा नहीं दी गई है, बैलेट पेपर से सुविधा नहीं दी गई है, वो भी वहां पे आगे वोट दे सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट कर लिया है, 34,000 के लगभग उन्होंने अलग से जो पोलिंग स्टेशन है वो स्टैब्लिश किए हैं, और एक पोलिंग स्टेशन पे 1000 लोग ही रहेंगे। अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आया कि नोटिफिकेशन इश्यूड बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑन आर्टिकल सेक्शन 60C। तो हम एक बार सेक्शन सी देखते हैं। जो सेक्शन सी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 फॉर पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के लिए कोई भी अगर आपको कुछ जो होते हैं ना, पोस्टल बैलेट किसके लेते हैं, आर्मी सर्विसेज हो गई, कोई बाहर है, उनके लिए होता है। लेकिन एक सेक्शन सी में क्या दिया गया है कि कोई भी बिलोंग पर्सन है, वो बिलोंग करता है किसी क्लास को, ठीक है। जो क्लास हो गया, कोई भी बंदा इसमें, जैसे क्लास हो गया 80 साल से ऊपर के बंदे हो गए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है,
उनको कौन करेगा नोटिफाई, कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा कि हाँ इन लोगों का पोस्टल बैलेट होना चाहिए, ये किसी तरह इफेक्टेड है कुछ भी हो। तो ये क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन विद कंसल्टेशन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करेंगे और उनको क्या राइट्स देंगे कि हाँ भाई पोस्टल बैलेट से इनका वोट लिया जा सकता है। तो याद रख लेना, इनको पहले क्या है एक नोटिफिकेशन इश्यू करना होगा कि हाँ ये क्लास को हमने नोटिफाई किया है कि ये लोग पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। तो सेक्शन 60C बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, सेक्शन 60 को याद कर लेना और सेक्शन 20 को भी एक बार देख लेना, 8 को ना। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही एक शर्मनाक न्यूज है, मुझे देख बता सकता हूँ कि एक दलित कपल है, उन्हें आपने भी फेसबुक वगैरह पे देख लिया होगा, आ भी हो गया, गुना का इंसिडेंट है मध्य प्रदेश में। उन्होंने क्या है पॉइजन ले लिया है, मतलब जहर ले लिया था, ये आप वीडियो भी देखा होगा, मैं मतलब बच्चों का वीडियो भी था जो माँ बाप को गोदी में लेके बैठे थे, मैं देख नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब से आपको क्या है, एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने वायलेट किया टर्म एंड कंडीशन। तो बताया कि उन्होंने पॉइजन खा लिया है, तो लेकिन ये नॉर्मल न्यूज लगती है, लोग मारते हैं, लेकिन इसका आप आगे क्या जाके क्या हो सकता है देखिए। जो मध्य प्रदेश का ह्यूमन राइट कमीशन है उसने क्या शो मोटो लिया अपने आप ही, अपना मतलब चल के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्या रिपोर्ट बैठा दी है कि मतलब केस शुरू कर लिया, टेकअप कर लिया है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन ने। तो जो कपल है उन्होंने क्या कर दिया, जो लैंड जो जमीन की पट्टी होती है ना, उस पे उसने अपना काम क्या है कल्टीवेट मतलब फसल उगाना शुरू कर दी। और वो क्या जो जमीन की पट्टी थी वो अलोकेट थी गवर्नमेंट कॉलेज बनने के लिए गुना में। तो वहां पे जाके पुलिस वाले ना उसको उखाड़ा मारा था, जेसीबी ले जाके उसके घर को तोड़ दिया। जबकि उसमें आदमी ने क्या कहा था कि उसने वो जो जमीन है वो गप्पू पांडी एक बंदे से उसने लीज पे ली है ना, और जो कि लोन लेने के बाद उस जमीन को उसने बोया है। लेकिन क्या है कि ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट जो कलेक्टर पे भी केस हुआ है, वहां पे जो पुलिस पे भी केस हुआ है, ये चीजें होती है, आप गरीब को जाके देख लीजिए। लेकिन उनको क्या करना चाहिए कि ये बहुत बड़ा केस लगा है, गप्पू पांडी एक आदमी है, उसने जब नाम बता रहा तो उनको थोड़ा बहुत जाके उसके बारे में सेट्स आउट को करना चाहिए ना, कि जो एक गलत काम किया है गप्पू पांडे ने, उसको जमीन दे दी, कोई गरीब है तो वो उसने जमीन ले ली कि भाई ये बड़े आदमी की जमीन है, मैं यहाँ बो सकता हूँ, उसने उससे रुपए भी ले लिया और फिर क्या है सरकारी को जो जमीन है उसको वो दे दी। तो ये केस टेकअप होना चाहिए था, गवर्नमेंट के साथ सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गरीब के ऊपर आर्बिट्री हुआ है, मतलब उसके ऊपर फोर्स किया गया है, उसको मारा गया है। तो इसके चलते उसने पॉइजन ले लिया है, पॉइजन खा लिया, तो फिर उसको पुलिस लेके गई वहां पे। फिर अभी क्या एक अपील हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो ये एनजीओ एमनेस्टी है उसने अपील किया गया है कि इंडिया गवर्नमेंट से कि इसका जो क्रिमिनल चार्ज है, आपको पता है कि पहले तो उसकी जमीन को वहां पे मारा गया, क्योंकि उसका केस ये सुनना चाहिए था कि भाई कोई गप्पू पांडी है, उसने किस हिसाब से मतलब ये एक बीच में क्रिमिनल टाइप का केस किया है कि वो दूसरे की जमीन जो सरकार की जमीन है उसको लीज पे दिया, ये किया नहीं। और दूसरे जो बंदा है जिसने उसको मारा, जो एक गरीब है उसको मारा, तो फिर क्या हुआ, और जो उसने जहर खा लिया तो उस पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिए। क्रिमिनल चार्ज क्या लगाया, अटेम्प्ट टू सुसाइड अगेंस्ट फार्मर, जो क्रिमिनल चार्ज लगा दिया फार्मर के खिलाफ, अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो ये सेक्शन 309 भी याद रख लेना। अब आप देखो ये एनजीओ एमनेस्टी ने क्या बोला है कि ये विड्रॉ कीजिए। अब आपको लेके जाना पड़ेगा 2017 का मेंटल हेयर केयर, जो मेंटल हेल्थ केयर एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने 2017 में, जो गवर्नमेंट को ऑब्लिग करता है कि जो भी ऐसे जो केस होते हैं जो सुसाइड करते हैं उनको क्या आप ट्रीटमेंट दीजिए, आप इनको नहीं है उनको केयर प्रोवाइड कीजिए। आप खुद सोच सकते हो, आप एक बंदा सुसाइड कर रहा है, वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है और आप उस पर क्रिमिनल कोर्ट केस लगा देते हो, तो वो ऑलरेडी जो डिस्टर्ब है उस पर आप क्रिमिनल कोर्ट रहे हैं। ऐसे ही गलत चीजें थी जो पहले वो हटनी चाहिए। अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है तो मतलब उसको मेंटली प्रेशराइज है, तो आप उसको केयर दीजिए, आप उसको जो भी है ना साइकोलॉजिस्ट है उसके साथ बैठाइए, उससे बात कराइए। ये नहीं है कि अब एक जो बंदा मर रहा है उसके साथ आप क्या है ऊपर से क्रिमिनल केस लगा रहे हो, ये नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपस में विरोधाभास में आ जाता है, तो इससे बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा बात क्या आ गई है, अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस हिसाब से होता है। दो एक तो फंक्शन हो गया ह्यूमन राइट कमीशन का कि वो 100 मॉडल लेके काम कर सकता है, तो इसके बारे में आ सकता है कि किस हिसाब से सही है, कि बहुत सही है। अगर कोई गरीब हो गया, वो अब अगर अपनी पिटिशन नहीं पहुंचा पाता है तो ह्यूमन राइट कमीशन क्या शो मोटो लेके अपने आप से जाके ये केस शुरू कर सकता है। और दूसरा आ सकता है जो मेंटल हेल्थ केयर है जो 2017 का, और वो आईपीसी सेक्शन 309। अगर 2017 में मेंटल हेल्थ केयर बिल लगाया गया है कि आप गवर्नमेंट को ऑब्लिग है कि जो सुसाइड कर रहा है उसको आप केयर प्रोवाइड कीजिए, ट्रीटमेंट दीजिए। लेकिन आईपीसी सेक्शन 309 को भी साथ में हटाना चाहिए था ना। आईपीसी 309 में क्या जो सुसाइड कर रहा है उस पर आप क्रिमिनल केस लगाइए। तो अगर 2017 में मेंटल हेल्थ की बिल लाया गया तो आपको साथ के साथ जो आईपीसी सेक्शन 309 है
उसको भी डाइल्यूट करना चाहिए, हटाना चाहिए। उस पेपर ये नहीं है कि जो 3 यूनियन के तहत जो सुसाइड कर रहा है उस पर आप जो केस लगाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये मुझे बहुत ही जो है मज़ेदार लगी वैसे देखने में, है तो बहुत ही सीरियस इशू है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि एक्सेप्ट कर लिया है जो केरला का जो एक्ट है एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस है, उसको सुनने के लिए तैयार हो गया है। अब केस क्या है, केरला एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968। तो आप ये केस याद कर लेना, केरला एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968। वो क्या है, प्रोहिबिट करता है जो एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स को सेक्रीफाई करने के लिए कि आप मंदिर में जो जो भगवान होता है उसके सामने एनिमल और बर्ड को नहीं मतलब सेक्रीफाई करोगे, मारोगे नहीं, चढ़ाओगे नहीं, ये इसको मना करता है। लेकिन अभी क्या एक फनी सीरियस कमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट का है कि ये जो लॉ है वो क्या अलाउ करता है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, कि इस लॉ में क्या है कि आप जो जानवर होता है उसको मार के खा सकते हो, लेकिन ये परमिट नहीं करता है किलिंग ऑफ एनिमल टू ऑफर डेटी, कि आप जो एनिमल होता है उसको मार के भगवान को नहीं चढ़ाओगे और भगवान को चढ़ाओगे और फिर खा लो। मतलब हो गया ना कि आप मार के खा सकते हो लेकिन मार के भगवान को चढ़ा के नहीं खा सकते। तो ये एक सीरियस ही हो गया कि आप विरोधाभास हो सकते हैं कि आप मार तो सकते हो खाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं मारोगे और बाद में नहीं खाओगे, मतलब डायरेक्ट खा सकते हो, घुमा के नहीं खाओगे। तो एक बहुत ही मजाकिया तरह का लॉ बनाया गया है कि यही है। अब आपको बता दो सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत चीजें देखते हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ये जो हो गया जो जल्लीकट्टू पे क्या किया था, मना किया था, उसमें जल्लीकट्टू का भी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमेशा याद रखना, जो लॉ पार्लियामेंट पास करती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, ठीक है, उसी पे जजमेंट देता है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोल दिया तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया। सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलता है, जो संविधान है उसके अनुसार चलता है, और जो भी संवैधानिक जो रूल बनाए गए, लॉ बनाए गए, उन्हीं के अनुसार चलता है। तो उसने भी जो जल्लीकट्टू का केस था उसमें जो क्रूरटी बताई थी वो एज ए लॉ के ऊपर ही बताई थी। तो आप ये भी देख लेना कि संविधान ने तो ये सॉरी कोर्ट ने तो ये डिसीजन दिया था जल्लीकट्टू मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए है कि जो लॉ बनाता है पार्लियामेंट उसी के नाम से ये जो अपना वर्डिक्ट पास करते हैं। तो साथ में ये भी बोला गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 जो है वो क्या अलाउ करता है एनिमल्स को मारने के लिए, अलाउ कर देगा, लेकिन उस पर क्रूरल्टी नहीं होनी चाहिए कि आप जानवर को मार के खा सकते हो लेकिन आप उसको डंडा नहीं मार सकते। तो ये भी विरोधाभास है ना कि मारना आसान है लेकिन डंडा नहीं मारना। तो इसमें क्या है सेक्शन 28 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी 1960, जो सेक्शन 28 आप याद कर लेना क्या है, डज नॉट मेकिंग किलिंग ऑफ एनिमल्स ए रिलीजियस पर्पज ऑफ एन ऑफेंस। जो क्या आप सॉरी यार आप क्या है कि जो रिलीजियस पर्पज के लिए जो आप इसके अंदर 1960 है ना वो एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको क्या करोगे, उसको डंडा मारोगे, उसको परेशान करोगे तो ये ऑफेंस हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इसमें मैं आपको ये कुछ नहीं कहूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एथिक्स का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि किस हिसाब से एथिकली लॉ बनाए गए हैं। तो ऐसे लॉ में होते हैं आप तोड़ मोड़ कर सकते हो। एक ही लॉ के अंदर बोल दिया जानवरों को मारना नहीं है भगवान को पकड़ने के लिए, उसी में आपने दे दिया कि आप जानवरों को मार सकते हो खाने के लिए। एक ही लॉ में बता दिया कि आप जानवर को परेशान नहीं कर सकते, तथा उसी लॉ के अंदर आपने बता दिया कि आप जानवर को मार सकते हो। तो ये बहुत ही विरोधाभास में हो जाता है। तो इससे इसके अंदर एक छोटा सा नहीं हो जाए लेकिन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एथिक्स का बहुत बड़ा आपसे पूरा हजार नंबर का सॉरी 1000 वर्ड्स का भी एक आंसर लिखवा सकता है, ठीक है, और ऐसे भी आ सकता है इस पे। तो आप ये एक बार जरूर देख लेना, पूरा का पूरा पढ़ लेना और इसके ऊपर आप खुद आंसर राइटिंग करने की कोशिश करना। लास्ट न्यूज है पद्मावती डिवाइस जो मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी होती है ना उसको मॉनिटर करने के लिए पद्मावती एक डिवाइस बनाई गई है जो आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई है। तो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है पद्मावती वाटर मॉनिटरिंग डिवाइस किसके द्वारा बनाई गई है, आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई है। आज की न्यूज के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो sk.venture.blogspot.com पे, जो कि पीडीएफ जो पूरे ब्लॉग के लास्ट में आपको मिल जाएगा, कि वहां पे लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर डिसलाइक किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, जिससे कि हम सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।